अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब हजरात का और ख़वातीन का जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हम खैर मकदम करते हैं। आज का उन्वान है, आज का टॉपिक है कॉम्बैटिंग इस्लामोफोबिया थ्रू विजडम, प्लानिंग एंड लव। इस्लामोफोबिया को मोहब्बत, हिकमत और तदबीर के जरिए कैसे उसका मुकाबला किया जा सकता है। मैं 50 मिनट के आसपास बोलने का इरादा रखता हूं। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद विल हैव अ इंटरैक्टिव सेशन, एंड इफ वी हैव गॉट some really good question, valid question, inshallah we shall try to answer. उम्मीद करता हूं मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर होगी। ताकि माशाअल्लाह। तो पहले जो आज का टॉपिक है, इस पे हम गुफ्तगू करें, इस्लामोफोबिया। इसको तो हम बहुत तफसील से देखेंगे, इसका मुकाबला कैसे करना है, प्लानिंग, लव एंड विजडम। हमने इसको इख्तियार क्यों किया? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सूरह नहल की आयत है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ योर लॉर्ड विथ विजडम एंड काइंड एडवाइस एंड ओनली डिबेट विद देम इन द बेस्ट मैनर। मफहूम यह है कि उन लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, हिकमत से, और उनसे डिबेट करो। मना नहीं किया गया उनसे डिबेट करने को, उनसे डिबेट करने को कहा गया है। किस तरीके से? बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से। तो हमको जानना होगा कि हम आज किस तरह उन लोगों से डिबेट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से जो इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। इसलिए हमने अपने टॉपिक में तीनों लफ्ज का इस्तेमाल किया है, लव, विजडम एंड प्लानिंग। इस्लामोफोबिया की तारीफ की डेफिनेशन अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग की है। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम की नफरत और खौफ, इसमें दोनों शामिल होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो कहीं खौफ नहीं दिखता, सिर्फ इसमें नफरत ही नफरत है। So many scholars are of the opinion that there is nothing called fear of Islam, although the word phobia means fear. They say in the present scenario, people have got hatred against Islam. इस्लाम से उनको नफरत बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहते हैं कि नो, वी हैव टू इंक्लूड फियर, और एक कहते हैं कि नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ फियर, देयर इज ओनली हेट्रेड। तो आज के दौर में जो पूरे दुनिया में इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैल रही है और फैली हुई है, इसका तारीखी पस मंजर क्या है, व्हाट इज इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, ये दो चीजों पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। जब हम दुनिया की तारीख पढ़ते हैं तो जहां भी दो अलग अलग राय होती है, दो अलग अलग व्यू होते हैं, वहां इख्तलाफ होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। अमेरिका का इलेक्शन चल रहा है, आप देखिए, रिपब्लिकन एक स्कूल ऑफ थॉट है पॉलिटिकल पार्टी के शक्ल में, और दूसरा डेमोक्रेट्स है। उसी तरह जहां रिलीजन आ जाता है, मजहब आ जाता है, वहां भी इख्तलाफ होता है। जहां कल्चर और तहजीब आ जाती है, वहां भी इख्तलाफ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। इसीलिए अब जब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट लैंग्वेज एंड रेस, दे आर staying together in different countries, but still we have got a very phenomenal rise in Islamophobic incidents. अब हमको देखना है कि इसकी तारीख क्या है। ओरिएंटलिज्म यानी यूरोप के वो स्कॉलर्स जो मशरिक यानी ईस्ट की तहजीब और जबान और मजहब को पढ़ते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और उससे पहले जब आप क्रूसेड पे पढ़ेंगे, जिसको धर्म युद्ध कहते हैं, उर्दू में सलीबी जंग कहते हैं, आप जब देखेंगे, जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स भी इसको लेक्चर को सुन रहे हैं इस्लामिक स्टडीज के, जब फर्स्ट एनकाउंटर हुआ यूरोप और
अरब और मुस्लिम्स का, तो यूरोपियन ट्रैवलर्स ने और स्कॉलर्स ने मुस्लिम्स की एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बनाई। वो सारी किताबें आज भी मौजूद हैं। उन्होंने लिखा कि मुसलमान बड़े जालिम होते हैं, एक एक महीने तक नहाते नहीं हैं, अपनी औरतों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम करते हैं। इस तरह वो नेगेटिव किताबें उन्होंने ले जाकर यूरोप में आम लोगों को पढ़ाई। क्यों पढ़ाई? क्योंकि रियल में जब उनका एनकाउंटर हुआ तो उन्होंने देखा कि मुसलमान कल्चरली बहुत आगे थे। ये कोई मुस्लिम स्कॉलर का लिखी हुई बात नहीं है। नॉन मुस्लिम्स दे हैव admitted this, that Muslims are very far ahead when it comes to scientific inventions, culture, all these things. अब उनको लगा कि कहीं हमारे लोग, ईसाई लोग जब इनके कांटेक्ट में आएंगे तो कहीं वो इस्लाम से मुतासिर ना हो जाए। तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक एहसास कमतरी का वो शिकार हुए, एंड दे स्टार्टेड राइटिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट इस्लाम। आप देख लीजिए, कुरान शरीफ का पहला ट्रांसलेशन देख लीजिए, वो इस्लाम नहीं बोलते थे, मोहम्मदन रिलीजन बोलते थे। और जो सबसे ज्यादा जो इनके हमले हुए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। ये जो ग्रुप था फिर धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा और यही एक एकेडमिक शक्ल ले लिया, जिसको इंग्लिश में ओरिएंटलिस्ट कहते हैं और मुस्तशरिकीन कहते हैं उर्दू और अरबी में। So these Orientalists, they started writing negative things about Islam, and since there was no advanced means of travel and communication, people were not aware about people living in the other part of the world, so they started believing on these literature. लोगों के पास सफर करने का और कम्युनिकेशन का इतना जराए नहीं थे, इन किताबों पर वो लिखने लगे और उन किताबों पर जो लिखी गई उस पर लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया। ये एक तारीखी पस मंजर है। अब यहां पर भी स्कॉलर्स के दो व्यू हैं। एक व्यू कहता है कि जो मौजूदा दौर का इस्लामोफोबिया है, यानी इस्लाम और मुसलमानों से जो नफरत है, वो उसी ओरिएंटलिज्म की एक्सटेंशन है। ठीक है, एक व्यू ये है। दूसरा व्यू है स्कॉलर्स का कि नहीं, ओरिएंटलिज्म एक अलग चीज थी, वो सिर्फ एकेडमिक हद तक थी, और इस्लामोफोबिया एक अलग चीज है। तो ये दोनों व्यू बता देने जरूरी है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग इस्लामिक स्टडीज। अब जो मौजूदा दौर में इस्लामोफोबिया है, आप चाहे दुनिया के किसी हिस्से में हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, या इंडिया में हैं, भारत में हैं, आप आए दिन ये सुनते हैं कि मुसलमानों को मारा गया और उन पर हमला हुआ। अलग अलग रीजन होते हैं, वजह होता है, और एक कॉर्नर करने की, एक एहसास कमतरी दिलाने की कोशिश चल रही है। और जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड हैं कि उनको अपनी आइडेंटिटी बताने में, अपनी शनाख्त बताने में प्रॉब्लम हो रही है। फ्यू स्टूडेंट्स आई हैव सीन दे आर सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस। उनको मुश्किल होती है अपने आप को बताने में कि वी आर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स। सो अगर आप आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो जाएंगे तो आप जिंदगी में कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये भी मकसद रहेगा कि हम इस लेक्चर के जरिए आइडेंटिटी क्राइसिस जो कुछ बच्चों में आई है, स्टूडेंट्स में, उसको दूर करें। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि कुरान मजीद में ये जो आयत की तिलावत हमने करी है कि इसमें अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ उनको जवाब देने के लिए कहा गया है और उनसे डिबेट करने के लिए कहा गया है। और कुरान मजीद में एक जगह ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, जिसका मफहूम ये है, अडॉप्ट द बेस्ट मीन्स इन ऑर्डर टू कन्फ्रंट देम, इन ऑर्डर टू रिफ्यूट देम। ठीक है, अपनी कुवत के मुताबिक, जो आपकी सलाहियत है उसके मुताबिक उनसे मुकाबला करने के लिए यू हैव टू अडॉप्ट द बेस्ट मीन्स। अब आज की दुनिया में बेस्ट मीन क्या है? वी हैव गॉट 51 इस्लामिक कंट्रीज अप्रोक्सीमेटली, और they are not united, and it is not possible for them to be united in this politically polarized world. हम सोचते हैं कि इस्लाम पर हमला होगा, एतराज होगा तो वो एक कोई डिप्लोमेटिक स्टेप लेंगे, ऐसा होता नहीं है। तो बहुत से क्वेश्चंस आए, हमारे तैयब भाई बता रहे थे कानपुर से कि सर बहुत से क्वेश्चन आए हैं जिनका आंसर करना है कि हम क्या कर सकते हैं इस दौर में, हम क्या कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो टैकल दैट इंशाल्लाह, जो हो सका हम उसको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे।
So Islamophobia can be basically defined as hatred towards Muslim and Islam, and there is no fear. ठीक है, अब ये शुरू कैसे हुआ? हमने एक ओरिएंटलिज्म की थ्योरी देख ली। दूसरा, 1991 में, अगर आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, 1991 में डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर टुक प्लेस। सोवियत संघ, सोवियत रूस जो है, उसकी तकसीम हुई 1991 में। और जो दुनिया में दो एक सर्द जंग चल रही थी, जो कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट, वो खत्म हो गई। ठीक है, आपका बर्लिन वॉल जर्मनी में टूट गया, और दुनिया जो पहले कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट दो खेमों में बटी हुई थी, आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, तो इकोनॉमिकली, वो अब तकसीम हो गया, खत्म हो गया वो। क्यों? क्योंकि रशिया की ताकत कमजोर हो गई। अब जो कैपिटलिस्ट पावर थी, उनको एक नए एनिमी की जरूरत थी। क्यों? पहले वो इसी रशिया को दिखाकर अपनी आर्म्स इंडस्ट्री को, अपने असलाह को, बारूद को, टैंक को, मिलिट्री को में पैसा लगाते थे। अब जब वो दुश्मन ही नहीं रहा, तो ये सारी इंडस्ट्री खत्म हो जाती, आपकी फाइटर प्लेन्स की, आपकी बैटल की, ये जितनी भी खत्म हो जाती। तो अब इनको एक नए डीमन की जरूरत थी, एक शैतान की जरूरत थी, जो माज़अल्लाह इन लोगों ने, जो असली शैतान था, यानी भूखमरी, बेहयाई, उसको छोड़कर इस्लाम मजहब के ऊपर एतराज करना शुरू किया और इस्लाम को दुनिया के मुखालिफ दिखाना शुरू किया। All this started after 1991. 1991 December dissolution of USSR took place. ये एक बहुत अहम वाकया है अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद 9/11 होता है। जॉर्ज बुश ने उससे पहले एक्सिस ऑफ इविल कहा, जिसमें ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को कहा गया कि तीनों बहुत ही गलत मुल्क हैं। उसके बाद 9/11 का वाकया होता है, और ये हम इसमें नहीं जाएंगे, इसमें भी एक थ्योरी है कि वो किसने किया, किसने टावर को गिराया, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेक्चर टुडे। इससे मुस्लिम्स को कॉर्नर किया जाने लगा, और ये दिखाया जाने लगा कि मुस्लिम्स आर नॉट फिट टू सर्वाइव इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम। वो एक डेमोक्रेसी को दिखाने लगे कि मुसलमान डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, ये दिखाने लगे। वो दिखाने लगे मुसलमान मॉडर्निटी के खिलाफ हैं। वो दिखाने लगे मुसलमान अपनी औरतों पे बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं, और वो अभी भी माज़अल्लाह मेडिवल एरा में रह रहे हैं, कुरून अवस्था के जमाने में रह रहे हैं, मध्यकाल में रह रहे हैं। इस तरह करके एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। और नैरेटिव कैसे बिल्ड होता है? इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। मीडिया का रोल पे हम अभी आएंगे इंशाल्लाह। एक बस मिसाल दे दूं आपको कि मीडिया कितनी खतरनाक चीज है। हम क्या सोचते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ते हैं और सिर्फ न्यूज की हेडलाइन पढ़ते हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, उनका आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उनके बयान को। ही सेज दैट लाइटनिंग कैंडल एंड घंटी बजाना इज रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स। कहते हैं कि कोरोना को भगाने के लिए अगर आप लोग जो है 9 मिनट तक जो है वो दिया जलाएंगे, वो बोलते हैं ये एक आपका ये अपनी राय हो सकती है, दैट इज योर इंडिविजुअल थॉट, बट देन ही इज ट्राइंग टू रिलेट दिस टू साइंस, एंड दैट टू नॉट ऑर्डिनरी बेसिक साइंस। ही सेज दिस इज रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स। अब ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा उनसे इन्फ्लुएंस हो गए। भाई, आईएमए के प्रेसिडेंट ने यह बात बोली है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से भी इसको ट्वीट किया, और उसके बाद जब बहुत ज्यादा मजम्मत भत्सना हुई, तो उन लोगों को डिलीट करना पड़ा। तो होता क्या है, सोशल मीडिया पर, या जो मेन मीडिया है हमारी, टेलीविजन हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, इसके जरिए इस्लामोफोबिया को बहुत ज्यादा जो है प्रोपोगेशन मिला है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, या यूरोप में हो। अब हम पहले आते हैं यूरोप में। देखिए यूरोप में क्या हुआ। 1948 में मार्शल प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एमए इस्लामिक स्टडीज। 1948 Marshall Plan was introduced in West Europe, and the purpose was again to stop the spread of the communist thought from Russia. So these people in the Western countries, they allowed people from Muslim countries to come and settle in Europe, ताकि उनकी प्रोडक्शन बन जाए, बढ़ जाए। उनके फैक्ट्री कारखानों में काम करने के लिए लोग चाहिए थे, तो उन लोगों ने लीबिया से, ट्यूनीशिया से,
इन अल्जीरिया से मुसलमानों को बुलाया ताकि ये हमारे कारखानों में काम करें और हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग करें। ठीक है, 1948 मार्शल प्लान। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो आए इमिग्रेंट्स, इन लोगों ने वहीं बस गए, इनको अपनी बीवियां लाने का हक नहीं दिया गया। दे वर नॉट अलाउड टू ब्रिंग देयर वाइव्स, देयर चिल्ड्रन, पर किसी तरह उन लोग अलग वीजा लेकर इलीगली भी कभी आ जाते थे और कभी लीगली आ जाते थे। बहुत दुश्वारियों के बाद फाइनली ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स वहां यूरोप में सेटल होने लगे और धीरे धीरे अपने हार्ड वर्क की बिना पर, अपनी मेहनत के बिना पर इनकी इकोनॉमिक पावर बढ़ने लगी। अब जब इनकी इकोनॉमिक पावर बढ़ने लगी तो इनको सोशल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स भी दिए गए, क्योंकि जब तक आपको पॉलिटिकल राइट नहीं मिलेंगे सोशल राइट नहीं मिल सकते। आपको जब तक वोट देने का हक नहीं है, आप सिटीजन नहीं है, आपको जो इतनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, फ्री हेल्थ हुआ, हाउसिंग हुआ, ये ओनली सिटीजन को मिलती है। तो धीरे धीरे हो गया और फिर ये एक मुस्लिम कम्युनिटी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। एज ऑन डेट, आज के तारीख में फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम है यूरोपियन कंट्रीज में। और 2017 की एक रिपोर्ट है, विच इज एन अमेरिकन थिंक टैंक, वेबसाइट आप देख सकते हैं, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। 2017 प्यू रिपोर्ट, वी कैन यू कैन ब्राउज इट ऑन द इंटरनेट, दे हैव गॉट अ साइट। वो कहते हैं इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। ये 2017 का अमेरिकन थिंक टैंक का बयान है और बोलते हैं इफ इट कंटिन्यूज टू ग्रो विद दिस रेट, Muslims will constitute 10% of the European population by 2050। कि अगर इसी रफ्तार से इस्लाम बढ़ता रहा, जो कि दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिलीजन है, तो यूरोप में 2050 तक 10% मुसलमान होंगे, सिर्फ 10%। अब यहां पर वो बता दूं हमारे वो स्टूडेंट्स जो दावा के फील्ड में हैं कि यू शुड नॉट बी हैप्पी कि अरे बाबा इस्लाम इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, वी कैन पैक आवर बैग एंड गो एंड एंजॉय बिरयानी। नहीं, इस्लाम इज ग्रोइंग फास्ट अल्हम्दुलिल्लाह, बट वी स्टिल हैव टू प्रेजेंट बेस्ट ऑफ आवरसेल्व्स। हमको अपने बेहतरीन अखलाक और किरदार के साथ इस्लामी तालीमात को पेश करना है। खुश नहीं हो जाना है कि भाई इस्लाम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। 2017 के उसी प्यू रिपोर्ट में एक और बात कही गई। वो कहते हैं कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया वगैरह, यहां पर इस्लाम और मुस्लिम्स के खिलाफ नेगेटिव इमेज बहुत ज्यादा है, उनके मुतालिक मनफी राय बहुत ज्यादा है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, मसलन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बोलते हैं यहां पर मुसलमानों के खिलाफ उतनी ज्यादा नफरत नहीं है। दिस इज इन 2017 प्यू रिपोर्ट। तो ये बहुत आपको जहन में रखना है कि एक लॉबी है जो मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम के लिए काम कर रही है कि जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीन कंट्रीज में मुस्लिम्स की उतनी खराब इमेज नहीं थी व्हेन कंपेयर टू चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड एंड अदर कंट्रीज। तो अब यहां पर मुसलमानों के खिलाफ इमेज खराब करने के लिए ये एक मुहिम चल रही है। कमिंग बैक टू मार्शल प्लान, 1948 मार्शल प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड। Muslims from Africa and other part of the Asian countries, they came and settled. They helped in the development of economy, and then they were given social and political right. यूरोपियन कंट्रीज जो है वो दुनिया में दे वर द कॉलोनियल पावर्स। आपने पढ़ा होगा साम्राज्यवाद। इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं, ये चार मुल्क थे जिन्होंने कितनी पूरी दुनिया में ज्यादातर मुस्लिम ममालिक में, फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया टू इंडिया टू अल्जीरिया, ठीक है, लीबिया, ऑल दीज कंट्रीज, Muslim majority countries were ruled by these four colonial powers: England, फ्रांस, हॉलैंड एंड बेल्जियम। ठीक है, ये आपस में किया। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा जुल्म सितम किए हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान पढ़ते नहीं हैं। अब यूरोप की इस हिस्ट्री के बाद हम आते हैं कि फ्रांस में जो हुआ, पहले हम उसको देख लेते हैं जो फ्रांस में हुआ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आ गए थे कि फ्रांस के बारे में बहुत ज्यादा बोलना है। देखिए, फ्रांस में जो है इस वक्त 5 मिलियन जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है और पिछले एक साल में वहां 1043 इस्लामोफोबिक रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हुए हैं।
एक साल में 1043 मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाले हादसात वाकयात हुए हैं। मुसलमानों को चाकू मारना, उनके खिलाफ गंदे अल्फाज बोलना। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे। अब ये क्यों है, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है फ्रांस में। हमारे डॉक्टर गयास साहब ने भी करीम नगर से कहा था कि हजरत इसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा। देखिए, फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो इनकलाब हुआ 1789 में, वो इनकलाब किसके खिलाफ था। हमको हमारे मुल्क भारत हिंदुस्तान में जो आजादी मिली, तो हमको ब्रिटिशर्स से आजादी मिली, अंग्रेज यहां हुकूमत थे। 1789 में जो फ्रांस में इनकलाब हुआ, दैट वाज अगेंस्ट व्हाट, whom? इट वाज अगेंस्ट चर्च एंड क्राउन। फ्रांस में 1789 में जो इनकलाब हुआ, जो यहां पर चर्च जो था, गिरजाघर, जो चर्च का निजाम था, और जो बादशाह का निजाम था, इसके खिलाफ इनकलाब हुआ। बादशाह जो है वो चर्च को खूब फरोग देता, और चर्च वाले बोलते नहीं भाई, अवाम को बादशाह की बात माननी है। और चर्च ने कितने ज्यादा खतरनाक कानून बनाए थे, वो एक अलग, हम इंशाल्लाह जब वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी इन मेडिवल यूरोप, वी विल टॉक अबाउट हाउ लोगों को जिंदा जो है उबलते तेल में डाला जाता था। आज ये लोग ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, दिस इज ऑल रिकॉर्डेड। तो यूरोप ने, चर्च के निजाम ने बहुत ज्यादा जुल्म और सितम किया था। लोगों को जमीन खरीदने का हक नहीं था, और चर्च में आने का हक नहीं था, कुछ नहीं, मतलब चर्च में बोलने का हक नहीं था। तो जो वहां इनकलाब हुआ, वो चर्च के निजाम के खिलाफ हुआ। और चर्च के निजाम में क्या था, हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को मानना, जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट था, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मानना, और अल्लाह तबारक व ताला को मानना। द होली स्पिरिट, गॉड एंड द सन इज द कॉन्सेप्ट था। तो जब वहां पे इनकलाब हुआ, तो उन लोगों ने कहा, इस मजहब, इस चर्च की वजह से हम पर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम हुए हैं, लिहाजा चर्च के खिलाफ ही इनकलाब हुआ। और आज वहां पर ये शामिल है रूल में कि आपको खुदा, ठीक है, इलाह को, मजहब को मजम्मत करने का, ब्लास्फेमी, यू हैव गॉट अ राइट, यू शुड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। वो क्यों है, क्योंकि चर्च से वो लोग आजाद हुए थे। इसीलिए जो चार्ली हेब्डो की बात होती है, आप देखेंगे उसके मैगजीन ऑनलाइन है सारी, कवर पेज, एक कवर पेज पे अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, इतना गंदा उन्होंने कार्टून बनाया, किसके खिलाफ, सैयदा मरियम रदी अल्लाह अन्हा के खिलाफ। और हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत गंदा लिखा है, मैं बता भी नहीं सकता, French, because they feel it is their right. They feel that unless we criticize, we condemn, we speak against Allah, against God, and against the sacred figures and personalities, we are not liberated. ये फ्रेंच का एक हिस्ट्री है, जब तक हम ये नहीं मानेंगे नहीं जानेंगे। अच्छा, वहां पर एक बड़ी मजेदार बात क्या है, आप वहां धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ कुछ भी बोल दें, आप पे कोई कानून नहीं लगेगा। लेकिन अगर वहां नस्ल के खिलाफ आप कोई कार्टून बनाते हैं, मसलन कारे और गोरे को दिखाते हैं, और गोरे के काले के खिलाफ कुछ बनाते हैं, तो आपके खिलाफ कानून बन जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत क्लियर है। दे हैव गॉट a full right to criticize God, holy personalities, holy books of all religion, but they cannot criticize, they cannot make fun of people based on their gender and based on their race. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 1791 में जो है, 1789 में जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हुआ, वो में राइट्स हुआ, और जिसमें सिर्फ मेन, मर्दों के लिए था। 1789 तक औरतों को कोई हक नहीं था फ्रांस में। ठीक है, आज बात करते हैं। और हमारे यहाँ 1400 साल पहले सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा हदीस शरीफ का दर्स दिया करती थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा हदीस बयान करती थी। सही बुखारी की हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते का एक दिन औरतों की तालीम के लिए दिया। सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा वाज अ बिजनेस वुमन, अ लीडिंग बिजनेस वुमन। ये आपको जानना है, तभी आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। उसी तरह अमेरिका में 1868 तक black people were not allowed to buy land, they were not given citizenship right। 1878 की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। जो लोगों का अफ्रीकन ओरिजिन के होते हैं, जिनको काले कहते हैं,
और हमारे यहाँ काले और गोरे की कोई तरजीह नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबे में फरमाया, तुम में से किसी गोरे को किसी काले पर फौकियत नहीं है और किसी काले को किसी गोरे पे नहीं है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। आज कोई कितना गोरा हो जाए, सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से आगे क्या उनके पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकता है। तो इस अमेरिका में 1868 तक काले लोगों को सिटीजनशिप नहीं थी और उन लोगों को जमीन खरीदने का हक नहीं था। तो फ्रांस में जो मुकदमा हुआ है चार्ली हेब्डो के खिलाफ, आज तक क्रिश्चियंस ने 13 मुकदमा किए हैं और मुसलमानों ने सिर्फ इसके खिलाफ एक मुकदमा किया है। क्रिश्चियंस भी इससे परेशान हैं। ये चार्ली हेब्डो जो मैगजीन है, इससे वहां के ईसाई भी परेशान है, यानी वो ईसाई जो मजहब में यकीन रखते हैं, मजहब के तौर तरीके पे अमल करते हैं, और उन लोगों ने इसके खिलाफ 13 मुकदमा किए हैं और मुसलमानों ने एक किया है। और यही फ्रांस जो बात करता है, वी वर द फर्स्ट टू टॉक अबाउट लिबर्टी की बात करता है, इसने 1961 में 1961 में, आज से 70 साल पहले 300 अल्जीरिया के मुसलमानों को मार दिया पेरिस में। क्यों? क्योंकि वो आजादी की बात कर रहे थे। तो आज ये फ्रांस की तारीख जानना बहुत जरूरी है। अल्जीरिया में इन्होंने जिन मुसलमानों को मारा, उनके स्केलेटन, उनके कंकाल को, मुंडी बोलते हैं जिसको आम जबान में, उनके स्कल को आज भी फ्रांस में कबर्ड में रखा गया है। आप उसको देख सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं आप लोग, उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो अपने घिनौने काम को करते भी हैं लोग, उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। 2010 में फ्रांस ने निकाब को, फेस व्हील को बंद कर दिया, बैन कर दिया। क्यों? बोलते हैं भाई ये मजहब को दर्शाता है। लेकिन वहीं जो फ्रेंच नन्स थी, जो सिस्टर थी, जो चर्च में जाने वाली, उनका जो लिबास होता है वो अलाउड था। ठीक है? तो वहां पर मजहब के खिलाफ एक जंग है। वो यहूदियों के खिलाफ भी कार्टून बनाते हैं गंदे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी बनाते हैं, हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी बनाते हैं, कुरान शरीफ के खिलाफ भी बनाते हैं, अपने पोप और पेस्टर्स के खिलाफ भी बनाते हैं। ये एक जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मैक्रोन जब प्रेसिडेंट बना 2017 में, मई में, तो इसकी वहां पे लोकप्रियता, जो पॉपुलैरिटी थी, वो 60% थी। और 2020 मार्च में, कोरोना वायरस के शुरू में, इसकी घट के जो लोकप्रियता है वो 33% हो गई है। जो हमारा आज का नैरेटिव है वो ये है कि इस्लामोफोबिया इज नाउ अ पॉलिटिकल टूल। इस्लामोफोबिया एक राजनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है, लेकिन इसका असल मकसद राजनीति को हासिल करना है। हम इसकी बहुत सी मिसाल दिखाएंगे, इंडिया से भी देंगे और इंडिया के बाहर से भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मई 2017 में मैक्रोन की पॉपुलैरिटी 60% थी, मार्च 2020 में वो गिरकर 33% हो गई। 2022 में मैक्रोन का वापस फ्रांस में इलेक्शन है। अब क्या करें? तो आया कि हमको यही फ्रांस में जो राइट विंग, जो चरमपंथी लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, राइटिस्ट लोग हैं, उनका सपोर्ट लेना है। राइटिस्ट लोग कौन होते हैं? जो लोग अपने मुल्क में रहने वाले गरीबों को और माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करते हैं, ठीक है, और अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं। ठीक है? तो राइटिस्ट लोगों का सपोर्ट, क्योंकि राइटिस्ट लोग वहां शुरू से मुसलमानों के खिलाफ थे, उनका सपोर्ट लेने के लिए इसने मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। ऐसा नहीं कि ये पहले ही हुआ, इससे पहले भी उसने बयान दिए, जिसमें जो है चार्ली हेब्दो के जमाने से उसने बयान दिया और उसने दिखाने की कोशिश की कि इस्लाम माज़अल्लाह गलत है। इसी साल जनवरी में वहां पर एक नौजवान लड़की ने अपने फेसबुक पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिख दिया, माज़अल्लाह इस्लाम के खिलाफ कुछ लिख दिया। तो लोगों ने उसकी मजम्मत की। उसका नाम मिला था उस लड़की का। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट का बयान क्या है? He said French people have got right to blaspheme, to criticize, to caricaturize religion। बोलते हैं फ्रांस के लोगों को ये पूरा हक है कि वो ईश निंदा कर सकें, अल्लाह तबारक व तआला, खुदा, ईश्वर, जो आप कहें, उसके खिलाफ गंदे कमेंट कर सकें। ये फ्रांस के लोगों को पूरा अधिकार है और हर मजहब, हर धर्म के खिलाफ कहने का हक है। ये वहां के प्रेसिडेंट का बयान था। ठीक है? उसके बाद 2011 में आपको मालूम है वो मैगजीन के एडिटर ने वो गंदा बयान दिया। अब जो है, जो उसने बयान दिया वो ये कहता है
यहां पर फिर एक दूसरा नैरेटिव शुरू करता है वो, और वो वहीं पे नहीं, वो इंडिया में भी है, वो अमेरिका में भी है। दूसरा नैरेटिव क्या है? क्रिएटिंग फियर। एक तो हो गया अपने मकसद, पॉलिटिकल एम को हासिल करना है, वो हो गया। उसको कैसे हासिल करना है? टू क्रिएट फियर एंड हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ पीपल। तो उसने क्या कहा? ही से वो जो सैमुअल पैटी जो टीचर को मार दिया, हम उसकी इस फ्रांस के कानून के खिलाफ था उसका मारना। तो वो कहता है सैमुअल पैटी वॉज किल्ड बिकॉज इस्लामिस्ट वॉन्ट आ फ्यूचर, they will never have it. This is what is called creating fear in your heart. कहते हैं उस हिस्ट्री के टीचर को इसलिए मारा गया क्योंकि ये जो मुसलमान हैं वो हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य, हमारे मुस्तकबिल पे कब्जा करना चाहते हैं। अब ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे कैसे होते हैं आपको मालूम ही है। ट्विटर पे जो है फेक ट्वीट पे और फेक हैंडल को जो है 4-4 लाख लाइक मिले होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यह बयान दिया कि मुसलमान हमारे मुल्क पे रहने वाले कब्जा करना चाहते हैं, और कहता क्या है? मुस्लिम्स वांट टू हैव देयर ओन सोसाइटी। ये खुद बयान है। व्हेन मुस्लिम्स हु आर सिटीजंस ऑफ फ्रांस, देन यू आर डिवाइडिंग सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट मुस्लिम्स। आप डिवाइड कर रहे हैं। आपने क्यों ये इजाजत दी अपने मैगजीन को, और उसके बाद कहा कि ये कार्टून बनाने वालों को गवर्नमेंट बिल्डिंग पर कार्टून डिस्प्ले करने का हक है। यू आर अलाउइंग गवर्नमेंट मशीनरी टू बी यूज्ड टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स ऑन दिस प्लैनेट। उस वक्त आपको बराबरी की बात नहीं आई। तो ये एक पूरा है। और अभी जो है 4 दिन पहले एक झूठा बयान दिया कि मुसलमान 3 साल की बच्ची को भी नकाब लगाते हैं। तो लोगों ने कहा भाई एक भी इंसिडेंस दिखा दीजिए। ही फेल्ड टू प्रूव। तो उसने साफ कहा फ्रांस विल नॉट गिव अप कार्टून। बोलता है फ्रांस में कार्टून बनाना बंद नहीं होगा। तो ये मालूम होना चाहिए कि जो फ्रांस की सोसाइटी, जो रिवोल्यूशन हुआ था, दिस रिवोल्यूशन वाज अगेंस्ट चर्च एंड क्राउन। चर्च हैज गॉट sanctity of God, Holy Spirit, Jesus, Bible, all this religious thing. So this revolution was against the power of church. Hence these people, they believe that not only church and Christianity, but they have got right to criticize, to blaspheme every religion and every holy book. और इस्लाम क्या कहता है? अल्लाह अकबर। देखिए इस्लाम की तालीम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम दूसरों के इलाह को, माबूद को बुरा मत कहो। हमको ये तालीम दी गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया डू नॉट स्पीक बैड अबाउट their false gods, because we believe only in one ilah, subhanahu wa ta'ala, who is Allah. अल्लाह ने हमको मना फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस में फरमाया फल यकुल खैरन औ लियस्मुत, कि अपनी जबान से या अच्छा बोलो या खामोश रहो। ये इस्लाम की तालीम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये कतई मतलब नहीं है कि आप कमजोर को या किसी को दुख देंगे। ये नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब। फ्रीडम ऑफ स्पीच की मिसाल इस्लाम में है, जिसको इमाम अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुसन्नफ में नकल फरमाया। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु एक दफा खिताब फरमा रहे थे, और उन्होंने मर्दों को, शौहरों को कहा कि तुम जो मेहर की रकम होती है वो औरतों को बहुत ज्यादा मत दो। इस तरह की कोई बात कही, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। तो एक बुजुर्ग खातून खड़ी हुई और उन्होंने फरमाया ए उमर, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐसी कोई कैद नहीं लगाई है कि कम दो, वहां तो ज्यादा देने की बात हुई है। हजरत उमर रदी अल्लाह ने फरमाया इस खातून ने सही कहा और मैं इस मर्द की गलती थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है जहां मजलूम को, कमजोर को अपनी बात कहने का हक हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये तस्वुर नहीं है कि हम किसी के भी धर्म को या किसी के माबूद को, किसी को गाली देंगे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये क्लैश हो रहा है फ्रांस में, ये क्लैश हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रांस का जो तस्वुर है और जो इस्लाम का तस्वुर है, उसमें क्लैश हो रहा है। अब ये क्या कर क्या सकते हैं हम लोग? एक मिनट, पानी पीना, एक्सक्यूज मी। हम कर क्या सकते हैं, बात ये है। आइए अमेरिका को भी देख लें और फिर इंडिया को देख लेते हैं हम लोग, और फिर मीडिया के रोल को देख लेते हैं।
अमेरिका में इस्लामोफोबिया में क्या है, वहां आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है और लोगों का नॉलेज बहुत कम है। बहुत से सिख धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं, जो मुसलमानों की तरह दाढ़ी रखते हैं और वो अपना पगड़ी बांधते हैं, वहां पर बहुत से लोग उन सिख लोगों को मुसलमान समझकर उनका हमला कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं मीडिया कितनी खतरनाक चीज है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस दुनिया में पढ़ते नहीं हैं, तहकीक नहीं करते हैं, सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मीडिया को ताकतवर बनाने का, कि मीडिया अगर कोई झूठ बात कहती है तो लोग उसको मान लेते हैं। अमेरिका में क्या हुआ, पहले जो अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट था, दैट वाज अ रेशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल ऑफ ब्लैक अफ्रीकन ओरिजिन एंड पीपल ऑफ वाइट रेस, इसका इख्तलाफ था। और कितना ज्यादा जुल्म हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता हूं, कि आज भी अप्रोक्सीमेटली 20 white people they own more land than the entire black population of America। सोच लीजिए कितनी ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वहां पर, कि जो गोरे लोग हैं उसमें चंद एक के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि पूरी अमेरिका के काले लोगों की मिल्कियत जो जमीन की उसके बराबर नहीं है। बहुत लंबी जंग चली, इल्मी जंग चली, वैसी जंग नहीं, इल्मी आर्टिकल्स लिखना, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लॉयर्स बनाया, जज बनाया, मीडिया में लिखते रहे और फिल्मों में अपने आप को उन्होंने अच्छा दिखाया। ये चला तब जाके बराक ओबामा जो है ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये इतनी छोटी जंग नहीं थी, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। आप साउथ अफ्रीका में देख लीजिए, अपार्थाइड चला, वहां पर रंग भेद नीति चली, नेल्सन मंडेला ने इतनी जिंदगी लगा दी, उससे पहले कितने साल चली। क्यूबा में देख लीजिए, आज उसका इकोनॉमिक बायकॉट चल रहा है। पैलेस्टीन को देख लीजिए। तो ये मालूम होना चाहिए कि हमको कोई भी शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं मिलनी है। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर कितना क्या करेंगे, क्या सेमिनार कर लें। वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, वी हैव टू बी एजुकेशनली प्रिपेयर्ड, we have to be intellectually and economically and socially and politically prepared in order to carry forward this fight against Islamophobia। हमको ये मानना होगा कि हमको मेहनत करनी है और ये एक दिन में सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हम सोचते हो जाए नहीं, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ मनी भी है, मसल भी है, पॉलिटिक्स भी है, सब कुछ लगा हुआ है। हमारे पास क्या है, हमारे पास अपना मीडिया नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वरना लोग बोलेंगे सर ने यहां भी डांटना शुरू कर दिया है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम अमेरिका की बात कर रहे थे। तो अमेरिका में जब ये ब्लैक और व्हाइट का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 2 महीने पहले आप देख सकते हैं जो ब्लैक लाइव्स मैटर शुरू हुआ, वहां आज भी चल रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले में बहुत कम हुआ है। अमेरिका में जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इमिग्रेंट्स थे जो एशिया इंडिया से गए, उनकी जो मेन उनका गोल था वो अपने आप की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। वो वहां जाकर वहां के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उनका था कि हम सेटल हो जाएं, हमारा घर हो जाए, हमारे डॉक्यूमेंट सही हो जाए, वगैरह वगैरह। अब वहां सेकेंड और थर्ड जनरेशन के जब इंडियन ओरिजिन के लोग आए हैं, सो दे हैव गॉट अगेन अटैचमेंट विद देयर, ये जो कंट्री इंडिया हमारा जो मुल्क है इसके साथ। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है उसका सीधा रिफ्लेक्शन वहां बनता है। तो अब यहाँ की जो पॉलिटिकल थॉट थे, उन लोगों ने वहां पर ओपिनियन मेकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स बनाने शुरू किए, अपनी लॉबिंग, पॉलिटिकल लॉबिंग बनाने शुरू की। हर पार्टी ने, वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिबेट, हर पार्टी ने अमेरिका में अपना पॉलिटिकल लॉबिंग करनी शुरू की, इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। तो अब इंडिया में कोई हेट क्राइम हो रहा है तो उसका सीधा असर जो है वो अमेरिका में भी दे रहा है। आपको देख सकते हैं कि अमेरिका में भी जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो अलग रिलीजन के हैं, पहले वो मिलजुल के रहते थे, लेकिन अब वो वहां भी लड़ाई कर ले रहे हैं। क्यों? इंडिया का असर वहां पे दिख रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के फायदे तो हैं, नुकसान भी है। इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स ने ग्लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, वो फिर कभी हम देखेंगे कि नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू ग्लोकलाइजेशन, कि यू कैनॉट डिनाई द लोकल इफेक्ट्स। ठीक है, अब मुस्लिम के खिलाफ नैरेटिव एक तो हमने बता दिया, एक वजह कि भाई दे आर गोइंग टू टेक फ्यूचर, आपके मुस्तकबिल में कब्जा कर लेंगे। और इंडिया में यही चल रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया, फेसबुक का पोस्ट, ऐसे लोग जो पता नहीं हिस्ट्री पढ़ी या पॉलिटिक्स पढ़ी है कि नहीं, वो पोस्ट लिखेंगे, मुसलमानों की जनसंख्या इतने रफ्तार से बढ़ रही है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो 2050 तक इंडिया जो है एक मुस्लिम देश हो जाएगा। सरासर झूठ। अब होता क्या है, ज्यादातर लोग इसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं। भाई आपने रेट
पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कब बताई है, कौन सा सेंसस लिया है, रिलीजन वाइज ग्रोथ रेट कहां से ली है, क्योंकि लोगों को इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ना उसकी इच्छा है। लोग वो सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगे, भले वो गलत हो। तो इस तरह इंडिया में भी वो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि भाई अगर मुसलमानों के पॉपुलेशन को रोका नहीं गया, इसलिए जनसंख्या कंट्रोल पॉपुलेशन कानून लाने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। क्यों? जिस स्टेट में इलेक्शन होने वाला है वहां ये बात करो, फॉरेन हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो जाएगा। तो एक होता है फ्यूचर को दिखाकर कि इनका यहां पर फॉला रिलीजन के लोगों का कब्जा हो जाएगा। दूसरा दिखाएंगे भाई इकोनॉमी, कि इनकी वजह से बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को वेलफेयर में पैसा खर्च करना पड़ता है। इसकी मिसाल दूं, जब हज पे हम जाते हैं तो एक नैरेटिव यह है कि जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, एयर इंडिया इनको सब्सिडी देती है और इस सब्सिडी की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत लॉस होता है। इतने फेसबुक पे झूठे पोस्ट मिलेंगे और सिंपल एनालिसिस होगा कि ये सब्सिडी लोगों को, मुस्लिम पिलग्रिम्स हाजियों को नहीं, भारत सरकार अपने ही एयर इंडिया को, जो कि अब चली जाने वाली है, एयर इंडिया को देती थी, लोगों को नहीं मिलता था। लेकिन क्या ये नफरत, ये फियर, तो अब लोगों के दिल में क्या आता है कि भाई मुस्लिम्स की वजह से हमारी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक बहुत लॉस पड़ रहा है और वो वेलफेयर स्कीम में उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चे होंगे। तो कार्टून बनाएंगे, एक मुसलमान जा रहा है और अपनी बाइक पर 4-5 बच्चे बैठाया हुआ है। इस तरह कार्टून का, मीडिया का सहारा लेके लोगों के दिलों में मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नफरत डालेंगे। जबकि हम बोलेंगे भाई हम भी आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखा सकते हैं कि नॉन मुस्लिम्स की, हिंदूज की ज्यादा है, लेकिन इस तरह के इंटेलेक्चुअल डिबेट, लॉजिकल डिस्कशन करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये एक इकोनॉमिक और जॉब, ये एक बहुत खतरनाक सोशल फैक्टर इंडिया में है कि अगर मुसलमानों को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह हटा दिया जाए इस सिस्टम से तो बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी। ये एक गलत नैरेटिव बनाकर जो हमारे नौजवान बच्चे, उनको बोला जाता है कि देखो भाई मुस्लिम्स ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, अगर मुस्लिम्स को हटा दो इस इलाके से, उनको दंगा करा के भगा दो तो इस सारे बिजनेस पे आपका कब्जा हो जाएगा। इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट, जो अगेन पॉलिटिकली रिलेटेड है, उसको बता के मुसलमानों के खिलाफ जो है एक नैरेटिव बनाई जाती है। तो ये हमको समझना है कि अगर हमको इसका मुकाबला करना है तो हमको भी नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा। एक हमको डेटा कंपाइलेशन करना पड़ेगा, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। हम क्या कर सकते हैं? डेटा कंपाइलेशन। जितने भी जुल्म, सितम, हादसात हो रहे हैं वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुआ, अगले बार मोबाइल आपने डिलीट किया, सारा चला गया। नहीं, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर आवर कंट्री, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वलिटी की बात करता है, सभी रिलीजन को बराबर का हक देता है। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि हमको इन तमाम चीजों को, जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अखबार में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उसको कंपाइल करना होगा। डेटा कंपाइलेशन करके उसको अथॉरिटीज तक पहुंचाना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, चाहे इंडिया लेवल पे हो या यूनाइटेड नेशंस लेवल पे हो, जब तक डेटा कंपाइलेशन नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वरना इस तरह के लेक्चर होते रहेंगे, ठंडी का दिन आ रहा है, निहारी खाते रहेंगे आप लोग, बिरयानी खाते रहेंगे और रोते रहेंगे। तो वो एक संस्कृत में कहावत है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, दोहा दोहा श्लोक, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि मेहनत करने से ही इंसान को कामयाबी मिलती है, सिर्फ ख्वाहिश से नहीं। जिस तरह सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप दाखिल नहीं हो जाता है, शेर को उठ के मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोग बात तो बहुत करते हैं लेकिन ना हमने वक्त की कुर्बानी देते हैं, ना हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ना हम लॉ पढ़ते हैं, ना हम सेमिनार में जाते हैं, ना हम बुक्स पढ़ते हैं। क्यों? हाउ विल दिस चेंज कम? आप क्यूबा को पढ़िए, अमेरिका ने इतना खतरनाक इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया हुआ क्यूबा में, लेकिन क्यूबा आज भी वर्ल्ड क्लास डॉक्टर और नर्सेस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? आप पैलेस्टीन को दीजिए, देखिए वहां पर इजराइल इतना ज्यादा जुल्म और सितम कर रहा है, लेकिन वहां अभी भी बच्चे आधे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। यूरोप में एक और बहुत ज्यादा हंसने वाला कानून यह है कि जो नाजी ने, यानी हिटलर और उसकी पार्टी ने जो यहूदियों पे जुल्म किया, अगर आप उसको डिनाई करेंगे, उसका इनकार करेंगे, तो इट इज अ क्राइम, तो ये जुल्म है। यहूदियों ने अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाया। इफ यू डिनाई होलोकॉस्ट देन योर ट्विटर अकाउंट विल बी, योर फेसबुक अकाउंट विल बी डिलीटेड।
योर पोस्ट ऑन ट्विटर माइट बी कैंसल्ड इफ यू डिनाई होलोकॉस्ट। तो आप देखिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? यू कैन गो ऑन अब्यूजिंग कुरान शरीफ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है जो काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है। अब हम इसी काउंटर आर्ग्यूमेंट को इंडिया में लाते हैं, थोड़ा इंडिया की बात कर लें हम। इंडिया में क्या हुआ? जब मैक्रॉन ने कहा कि नहीं, वी विल अलाउ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स टू बी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग कार्टून्स, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करेगी, तो हमारे सोशल मीडिया पर इंडिया के लोगों ने बहुत ज्यादा खुशी दिखाई। इंडिया में इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है अप्रैल 19, 2020 की, उन्होंने क्या कहा है मैं उसको पढ़ रहा हूं, वर्बैटिम पढ़ रहा हूं। वी अर्ज द इंडियन गवर्नमेंट टू टेक अर्जेंट स्टेप्स to stop the growing tide of Islamophobia in India and protect the rights of its persecuted Muslim minority as per its obligation under international human rights law। ठीक है ना? ये एक इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से रिपोर्ट है। इंडिया में इस्लामोफोबिया, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत फैल रही है। अब आप देख लीजिए उसकी कुछ मिसालें। जब कोरोना की वबा आई, अल्लाह ताला इस बीमारी को हमारे इस मुल्क भारत से और इस पूरी दुनिया से इसको दूर करे, आमीन, और हम सब की हिफाजत करे। जब ये कोरोना की वबा आई तो मीडिया वाले शुरू हो गए, याद है, कोरोना जिहाद। थोड़ी भी शर्म और हया नहीं आई और दिखाया कि मुसलमान ही कोरोना फैला रहे हैं। आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, अप्रैल मई की बात है ये। और सारे, एक दो को छोड़ के सारे मीडिया चैनल्स ने दिखाया। और एक साहब नहीं बोलना चाहिए, एक महाशय ने अपने टीवी प्रोग्राम में जिहाद की किस्में गिना दी। हार्ड जिहाद एंड सॉफ्ट जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, मूवीज एंड सॉन्ग्स जिहाद, सेकुलरिज्म जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, ठीक है, विक्टिम जिहाद, डायरेक्ट जिहाद। ये कहकर एक टीवी चैनल में जब एक नफरत की बात आती है तो आम इंसान जो रात दिन भर काम करके रात को आता है, वो खाना खाते वक्त रात का उसी टीवी चैनल को देखकर अपने दिल में नफरत पाल लेता है। तो इंडिया में इतना ज्यादा हुआ, कोरोना को बताया गया कि मुसलमान फैला रहे हैं। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशरी ने किया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने और दूसर हाई कोर्ट ने जो है इसमें मजम्मत की। इंडिया में और कैसे इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है? जितनी मूवीज बनेंगी, फिल्में बनेंगी और इससे दूर रहिए, बहुत गलत चीज है, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट और हराम तो है ही है। जितनी फिल्मी बनेंगी, मूवीज बनेंगी, उसमें जो विलन होगा, जो गुंडा होगा, उसको मुस्लिम पर्सनैलिटी दिखाया जाएगा। उसका नाम ये खान और ये मुस्लिम नाम रखेंगे, उसको पठानी सूट में दिखाएंगे। यहां तक कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस वाले जो ड्रिल करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, उसमें भी जो गुंडे बदमाश को दिखाते हैं वो लोग मुस्लिम अटायर में दिखाते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये किसी भी मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। ये हमारा ईमान है। कोई कुछ भी कर ले, इस्लाम की तालीमात बढ़ती रहेंगी। कुछ भी कर ले, अल्लाह ताला का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए लोगों जो ईमान लाए, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो हो सकता है, लेकिन देश की इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। आज हमारे देश की इकोनॉमी जीडीपी -23.9 चली गई है, तो इससे सिर्फ एक धर्म विशेष को थोड़ी नुकसान हो रहा है, इससे हमारे पूरे दुल मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो ये नफरत मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। तो इंडिया में क्या हुआ? जब मैक्रॉन ने कहा कि भाई हम तो कार्टून को की इजाजत देंगे, आप देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, कुछ लोगों ने मैक्रॉन की फोटो लगाकर उसकी पूजा शुरू कर दी, आरती उतारना शुरू कर दिया कि मैक्रॉन बड़े अच्छे हैं। और हमारे मुल्क में बात होने लगी, भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो इजाजत होनी चाहिए। तो हम यही समझते हैं कि भाई आप कोई एक कानून मानिए, इफ वी आर सिग्नेटरी टू वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, वी हैव टू फॉलो इट। या आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानिए, या आप अपने धर्म की बात मानिए,
कोई एक कानून तो आप मानिए जिसको मानेंगे, नहीं जी हम तो जो मर्जी में आएगा वो करेंगे। क्यों? क्योंकि यही लोग जो मैक्रोन को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, इन लोगों ने और इनके ग्रुप के लोगों ने अमेरिका में मैकडोनल्ड के खिलाफ मुकदमा कर दिया। क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड जो फ्रेंच फ्राइज बनाता था उसमें बीफ फैट यूज करता था। तो कहा नहीं जी हमारे धार्मिक भावना को बहुत चोट लगी है, ठीक है जी, मुकदमा कर दिया। उसके बाद अब आइए इंडिया में, जब अमेजन पे बिक रही थी, अमेजन जो बहुत बड़ा ई कॉमर्स, आपको मालूम है सामान बिकता है वहां पर, तो वहां पर अमेजन में ऐसे सामान बिक रहे थे जिसमें जो डोर मैट होता है और जूते होते हैं, उसमें हिंदू देवी देवताओं की फोटो थी, ठीक है। तो वो बिक रही थी, तो फिर मुकदमा कर दिया अमेजन को, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा अमेजन को कि आप इसको बेचना बंद नहीं करेंगे तो हम जो है आपका इंडिया से बॉयकॉट कर देंगे। उस समय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता, हम तो इसकी मजम्मत करते हैं, हमकी तो ये तालीम है कि आप जिसको भी आप समझें, अगर आप जिस देवी देवता की भी आप की पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं, हमारे मजहब इस्लाम धर्म की नहीं है ना, उनके खिलाफ हमको आपसे बातचीत करके हम इस्लाम क्या कर देंगे, उनके बारे में बुरा बोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये डबल पॉलिसी समझ में नहीं आती है कि इंडिया के उस जमाने के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अमेजन को कहा कि आप ये जो हमारे देवी देवताओं की फोटो वाले प्रोडक्ट हैं इसको हटाइए, और आप ही के ग्रुप के लोग मैकडोनल्ड के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। फिर क्या हुआ आप देख लीजिए। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, एक एडवर्टीजमेंट कंपनी में दिखाया कि जो गणेश जी हैं वो जो है गोश्त खा रहे हैं भेड़ का, हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के साथ बैठकर, इसके खिलाफ वहां मुकदमा कर दिया। इंडिया में आ जाइए आप, आपके एमएफ हुसैन जो कार्टूनिस्ट थे जो उन्होंने बनाया था, उनको धमकी मिली, इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। आपके हेयर स्टाइलिस्ट हैं जावेद हबीब, उन्होंने अपने एक एडवर्टीजमेंट में दिखाया कि देवी देवता उनके यहाँ आकर अपना बाल ठीक करवा रहे, उनके खिलाफ मुकदमा, आप लोगों ने धमकी दी। ये क्या हो रहा है? उसके बाद हम भूल जाते हैं उन लोगों को, गोविंद पंसरे हुआ, नरेंद्र दाभोलकर हुए, कलबुर्गी हुए, गौरी लंकेश हुए, इनके खिलाफ कुछ चीज होती है तो फौरन नहीं जी, धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, हम तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कौन सा कानून है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस मत कीजिए, हम दूसरों की करेंगे। ये है, इसीलिए मैं, टाइम हो रहा है, मैं अपने स्टूडेंट से, लोगों से ये कहूंगा कि अब करना क्या है। लास्ट टॉपिक है हाउ कैन वी टैकल ये परेशानी, हाउ कैन वी टैकल। फर्स्ट, देयर इज नो शॉर्ट टर्म सक्सेस, ये याद रखिएगा। ये हमको जो लड़ाई है नफरत के खिलाफ लड़ाई जीतने का एक तरीका है प्यार और मोहब्बत से। हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करनी है, उनकी तालीमात बयान करनी है। अपने बच्चों के नाम के आगे मोहम्मद जरूर लगाएं, ठीक है। ये मैं देख रहा हूं अभी इस जनरेशन में लोग लगाना बंद कर रहे हैं, क्योंकि उसको हुजूर से मोहब्बत तो हो ही जाएगी, मुसलमान है, लेकिन वो सोचेगा भी कि मैं इनके बारे में जानूं, तो अपने बच्चों के नाम के आगे मोहम्मद जरूर लगाएं बरकत के लिए। तो फर्स्ट, कंटिन्यूड एफर्ट, पहला जो हमारा तरीका है कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि 1 महीने या 2 साल या 3 साल में, नहीं, ठीक है। एडवर्ड सईद जो थे, ही वाज नॉट अ मुस्लिम, ही वाज अ पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन, ही डेल्ट दिस प्रॉब्लम ऑफ ओरिएंटलिस्ट इन एन एकेडमिक वे, ठीक है। बहुत ज्यादा किताबें लिखी, उनका इल्मी जवाब दिया, तब जाके ये मुस्तशरिकीन खामोश हुए। तो ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों को, नहीं, जो भी इंसान हो, जो अमन चाहता है, जो मोहब्बत चाहता है, जो दुनिया में सुकून चाहता है, वो सब मिलकर इस नफरत को खत्म करें। उसके लिए एडवर्ड सईद जैसे मुसलमान नहीं थे, उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर इसको जब दिया, वैसे ही हमको सबके साथ मिलकर इसको दूर करना है। तो फर्स्ट इज कंटिन्यूड एफर्ट। ये भूल जाइए कि 1 साल 2 साल में खत्म होगा, नहीं, बिकॉज इट इज अ पॉलिटिकल टूल, ये राजनीतिक हथियार है। हर पॉलिटिकल पार्टी दुनिया के हर कोने में इसका इस्तेमाल करेगी। इंग्लैंड में एक नेशनल, वहां की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने वो जारी किया, हाउ टू फाइंड आउट पीपल हु कैन बी रेडिकलाइज्ड, कैसे पता चलेगा कि कौन से लोग जो है वो आगे चलकर चरमपंथी हो सकते हैं। उसमें 2 बड़ी खतरनाक बात लिखी, जिसको पढ़ रहा था मैं आज सुबह और हंस रहा था। एक लिखा है दोज हु क्रिटिसाइज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूके, और दूसरा लिखा है दोज हु डू नॉट बिलीव इन वेस्टर्न मीडिया। बताइए, ये तो इनका मयार है। कहते हैं जो लोग वेस्टर्न मीडिया पर को यकीन ना करे वो आगे चल के कट्टरपंथी हो सकते हैं।
हम किस वेस्टर्न मीडिया को मारें भाई, रशियन को या अमेरिकन को या यूरोपियन को? तो ये खतरनाक है। तो फर्स्ट कंटिन्यूड एफर्ट, दूसरा प्लान्ड एफर्ट। मैं बार बार बताता हूं, 5 पीज ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। गधों की तरह काम नहीं करना है, बिल्कुल फोकस्ड होके हमको सेमिनार करना है, हमको प्यार मोहब्बत से इस्लाम के खिलाफ जो भी एतराज है उसका जवाब देना है। तीसरा एडुकेशन, बिना इल्म के कुछ नहीं हो सकता है। और मैं इल्म से व्हाट्सएप फॉरवर्ड और फेसबुक पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आपको रियल में बुक पढ़नी होगी और आपको काउंटर नैरेटिव भी जानना होगा कि इसके खिलाफ लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट व्यूज ऑफ द स्कॉलर क्या हैं। रियल एजुकेशन आपको लेनी होगी। फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्बैटिंग दिस गोदी मीडिया। ये जो मीडिया है, ये जो गलत नैरेटिव बना रही है, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अब हमारे पास पैसा नहीं है कि अब टीवी चैनल शुरू करें, आप फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए कहां तक करेंगे? ट्विटर जो है इंडिया में इस्लाम के खिलाफ पोस्ट को डिलीट नहीं कर रहा है, और अमेरिका में सिविल राइट्स इतने स्ट्रांग है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को डिलीट किया, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, उसके ट्वीट को डिलीट किया। क्यों? ट्विटर ने कहा इट इज अगेंस्ट आवर पॉलिसी। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा एजुकेटेड है, वहां इतना ज्यादा जो है एनजीओ और सिविल राइट मूवमेंट है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट और मिनिस्टर तो छोड़िए, जो मोहल्ले के बदमाश बच्चे, शरारती बच्चे होते हैं, उनकी ट्वीट को ट्विटर डिलीट नहीं करता है। हमारे पास प्रॉब्लम बहुत है, फेसबुक पे भी पार्शलिटी है, लेकिन रो नहीं सकते हम रो नहीं सकते, हमको कुछ ना कुछ करना है क्योंकि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। वी हैव टू वर्क इन अ पॉजिटिव मैनर। पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करनी है। फिफ्थ, लोगों को बताइए कि देखिए इस स्टेट में ये दंगा हो रहा है क्योंकि 2 साल बाद, 2 महीने बाद यहाँ इलेक्शन होने वाला है। ये गवर्नमेंट ये पॉलिसी ला रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी ने ये अनाउंस किया है क्योंकि इनका ये मकसद है। देखिए इस स्टेट में इन लोगों ने तो है गाय को के गोश्त को, बीफ को बैन कर दिया है, लेकिन इस स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न में, गोवा में अलाउ है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत से ऐसे स्टेट है जहां अलाउ है। क्यों भाई? तो लोगों को सोचने के लिए मजबूर कीजिए, जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। एक चीज मैं बता दूं, अगर स्टूडेंट्स जो हमारे बीए और एमए के सुन रहे हैं, अतातुर्क जो था उसने टर्की में अजान बैन कर दिया, मसाजिद खानकाह को बंद कर दिया, बहुत जुल्म किया अतातुर्क ने। आपको मालूम होगा, हेड स्कार्फ बंद कर दी, दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी, ठीक है, बहुत जुल्म किए, वो किसी और दिन देखेंगे। लेकिन वहां के इंटेलेक्चुअल्स, वहां के उलमा, वहां के मशाइख, इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। 70 साल लगा, ठीक है ना, 70 साल लगा, लेकिन आज टर्की में एक पॉजिटिव मल्टीकल्चरलिज्म है, जहां पर टर्की इज ऑफिशियली अ सेकुलर स्टेट। वहां पर क्रिश्चियंस भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं और दूसरे रिलीजन के भी लोग हैं, और सब सुकून से रह रहे हैं, और लोगों को नमाज पढ़ने, हिजाब लगाने की आजादी है। मीडिया यही करता है। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट और सेकंड, जंग अजीम जिसको बोलते हैं, विश्व युद्ध, इट वॉज फॉट बाय द क्रिश्चियन पॉपुलेटेड कंट्रीज। कभी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 क्रिश्चियंस ने लड़ाई की? म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर बुद्धिस्ट रूलर्स जुल्म कर रहे हैं, कभी उन रूलर्स को उनके रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है? अमेरिका में के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, क्या उनको उनके रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान कुछ करता है तो उसको फौरन उसके साथ जोड़ दिया जाता है। मैं इसकी एक मिसाल दे दूं, अभी की मिसाल है, 2 हफ्ते पहले की। कनाडा क्यूबेक में एक शख्स ने चाकू मार दिया किसी को, ठीक है, उसका नाम गिरॉर्ड था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, समथिंग गिरॉर्ड था। तो सारे मीडिया ने उसके नाम के साथ उसको वो किया कि गिरॉर्ड ने ये काम किया है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम ये गलत काम करता है, हम तमाम गलत काम की मजम्मत करते हैं, इररेस्पेक्टिव वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, मुल्क का हो, तो उसको उसको रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है। ये एक बहुत खराब चीज है। गिरॉर्ड ने क्यूबेक में किया तो उसका नाम लिया गया, उसके रिलीजन को नहीं जोड़ा गया। लेकिन मुस्लिम जब कोई करता है तो उसको उसके रिलीजन के साथ जोड़ दिया जाता है। एक और सिस्टम ये करते हैं कि भाई इस्लामी निजाम, अगर मुस्लिम्स आ गए पावर में, तो वो तो भाई ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को नहीं चलाएंगे, वो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी को, वो शराब को, वो जुआ को और नाइट क्लब के बिजनेस को तो खत्म कर देंगे। वो जो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी पूरी दुनिया में चल रही है उसको खत्म करेंगे। इसीलिए कैपिटलिस्ट ताकतें भी चाहेंगी कि नहीं, जो इस्लामी तालीमात हैं, जो इस्लामी तालीमात हैं, वो
फैल ना सके। हाँ, उसका नाम गिरॉड था। तो पुलिस कहते हैं कि भाई उसने अपने पर्सनल रीजन से किया है, उसके रिलीजन से उसको मत जोड़ो। क्यों? बिकॉज ही इज ए क्रिश्चियन। बोलते हैं उसने अपने पर, लेकिन अगर कोई मुस्लिम हमला करता है तो उसको फौरन उसके रिलीजन से जोड़ दिया जाता है। इसलिए मेलकम एक्स की एक बात मैं बताना चाहता हूं। मेलकम एक्स ने कहा, इफ यू आर नॉट केयरफुल, द न्यूज़पेपर्स विल हैव यू हेटिंग द पीपल हु आर बीइंग ऑप्रेस्ड एंड लविंग द पीपल हु आर डूइंग द ऑप्रेसिंग। अगर आप बहुत ज्यादा सावधानी नहीं रखेंगे, ठीक है, मोहतात नहीं होंगे, मुताला नहीं करेंगे, तो ये अखबार, उस जमाने में अखबार था, आज तो मीडिया हो गई, टीवी हो गई, सोशल मीडिया, सब कुछ शामिल है। वो क्या करेंगे? वो आपको उन लोगों के खिलाफ नफरत करने के लिए मजबूर करेंगे जिन पर जुल्म हो रहा है। जो बेचारे परेशान हैं, आप उन्हीं के खिलाफ नफरत करेंगे, और जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनसे आप मोहब्बत करने लगेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया पर आप किसी भी पोस्ट को इस तरह फॉरवर्ड ना करें और नॉलेज बिल्ड करें। नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। तैयब साहब देख लीजिए। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के नाम पर यूरोप आपस में लड़े, हमने कभी उसको क्रिश्चियनिटी से नहीं जोड़ा। क्रिश्चियंस आपस में लड़े, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, हमने कभी नहीं बात की उसको। व्हाइट सुप्रीमेसी के नाम पर लोगों को मारा जाता है, कभी क्रिश्चियनिटी से नहीं जोड़ा जाता है। रशिया और चाइना में कम्युनिज्म के लोग मार रहे हैं, कभी उसको नहीं जोड़ा जाता है। म्यांमार में बुद्धिस्ट लोग मार रहे हैं, कभी नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान, चाहे वो कनाडा के एक छोटे से गांव में गलत काम कर दे, उसके लिए जवाब इंडिया के मुसलमानों को देना है, ऐसा नहीं है। हम गलत काम जो भी करे, जहां भी करे, उसकी मजम्मत करते हैं। सो नो वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। तैयब साहब बताएं।